हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार जीविका भर्ती 2025 के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की आज की हमारी क्लास में। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है आपका 21वां प्रैक्टिस सेट है, जो सुबह की आपकी प्रैक्टिस सेट हुई है, जो क्लास हुई है उसी का एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा पहला प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कार्यालय प्रशासन में फाइलिंग, ठीक है, यानी फिलिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो कार्यालय प्रशासन हमने आज सुबह पढ़ा उसमें फाइलिंग जो सिस्टम की जाती है, जो फाइलिंग का सिस्टम है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल गोपनीय दस्तावेजों को छुपाना। दूसरा कह रहा है कि पत्रों को उनके आगमन की तिथि के अनुसार फेंकना। तीसरा कह रहा है कि सभी आउटगोइंग पत्राचार को रोकना। और चौथा कह रहा है कि दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत खोजा और पुनः प्राप्त किया जा सके। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो होगा आपका राइट जवाब होगा। तो इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट करिए, इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए कि इसका आपको क्या राइट जवाब दिख रहा है। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले। ठीक है, तो अब इसका राइट जवाब दीजिए कि क्या होगा। तो अगर बात करें कि जो फाइलिंग सिस्टम होता है प्रशासन में, जो फाइलिंग सिस्टम होता है कार्यालय में, उसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत खोजा और पुनः प्राप्त किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट जवाब होगा इसका। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि भारत सरकार में खरीद यानी प्रोक्योरमेंट प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से नियंत्रित करने वाला नियम कौन सा है। तो भारत सरकार जी की जो खरीद प्रक्रिया है उसमें से मुख्य रूप से नियंत्रित करने वाला नियम कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 4 ऑप्शन, इसमें से कोई एक आपका होगा। तो पहला कह रहा है कि ऑप्शन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिशा निर्देश। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम। तीसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी नरेगा नियम। और चौथा कह रहा है कि सामान्य वित्तीय नियम यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स होगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो होगा इसका राइट जवाब है। चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट जवाब होगा। तो जो भारत सरकार की जो खरीद प्रक्रिया है, यानी जो खरीद प्रोक्योरमेंट है, उस प्रक्रिया में जो सबसे मुख्य रूप से जो नियम काम करता है वो क्या होता है, तो सामान्य वित्तीय यानी जनरल फाइनेंशियल जो रूल होता है, जनरल फाइनेंशियल रूल। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, जनरल फाइनेंशियल रूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय नियमों के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूसी जमा करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, वित्तीय नियमों में है, फाइनेंशियल नियमों में है, और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना क्यों आवश्यक होता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका राइट जवाब होगा, सेलेक्ट करिए इसमें से। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगले वर्ष की वित्तीय कार्य योजना यानी आप बनाने के लिए एएपी वार्षिक एनुअल एक्शन प्लान। दूसरा कह रहा है कि परियोजनाओं के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता वितरित करने के लिए। तीसरा कह रहा है कि केवल खरीद बिलों की जांच करने के लिए यानी प्रोक्योरमेंट के लिए। और चौथा कह रहा है कि यह प्रमाणित करने के लिए कि जारी किया जाने वाले अनुदान यानी ग्रांट्स का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए वे स्वीकृत किए गए थे। तो आपको पता है जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है उसको जमा क्यों किया जाता है वित्तीय फाइनेंशियल नियमों में। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होता है, यह प्रमाणित करने के लिए कि जारी किए गए अनुदान यानी जो ग्रांट्स अनुदान जारी किए गए उनकी उपयोगिता और उद्देश्यों के लिए जिसके लिए वे स्वीकृत किए गए हैं, यानी जिन पर्पज़ के लिए वो पैसा दिया गया है तो क्या उसका सही उपयोग वही उपयोग किया जा रहा है, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल फाइल है तो सबसे अच्छा प्रशासनिक प्रक्रिया क्या होगी। आपको पता है जो कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीयता जो फाइल होती है उसका सबसे अच्छा प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है, वही पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि फाइल को सभी कर्मचारियों के लिए खुली सेल्फ में रखना। दूसरा कह रहा है कि फाइल को अन्य सामान्य पत्राचार के साथ मिला देना। तीसरा कह रहा है कि केवल फाइल के डिजिटल प्रसंस्करण को संग्रहित करना और भौतिक प्रति को नष्ट कर देना। चौथा कह रहा है कि फाइल को नामांकित कस्टोडियन यानी डिस्ग्नेटेड कस्टोडियन के ताले में या और चाबी में
वाले कैबिनेट में संग्रहित करना और एक लॉग बना के रखना। तो आपको भी पता है जो ऑफिस में जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जिनको सभी लोगों के साथ साझा नहीं किया जाता, जैसे कुछ गोपनीय होती है ना, इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो इसका क्या होगा, सबसे अच्छा प्रशासनिक प्रक्रिया क्या होगा, अगर आपके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसका आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी होगा, फाइल को नामांकित कस्टोडियम के ताले और चाबी वाले कैबिनेट में संग्रहित करना और एक लॉग बनाकर रखना। आप उस फाइल को कर्मचारियों के लिए खुला छोड़िए ना छोड़ देंगे कि कोई भी उसका यूज़ कर ले या कोई भी उसका मिसयूज़ कर ले, या फाइल को अन्य समाचार, आप जब इंपॉर्टेंट फाइल है वो तो आप सामान्य जो जनरल फाइल है उसमें तो आप मिलाएंगे नहीं। और तीसरा भी कह रहा है कि फाइल के जो डिजिटल प्रसंस्करण को संग्रहित करना और भौतिक प्रतीक, जब इंपॉर्टेंट फाइल है, मान लीजिए अगर आप अपने हार्ड कॉपी जो है उसको जला देते हैं और सॉफ्ट कॉपी में या जैसे सॉफ्टवेयर या पेन ड्राइव में अगर उस फाइल को रखते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना पेन ड्राइव करप्ट भी हो सकता है, सिस्टम हैक भी हो सकता है। तो वो ये तीनों ऑप्शन इसलिए यहाँ पे गलत होंगे और ऑप्शन नंबर जो 4 होगा उसको ऑप्शन यहाँ पे राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कार्यालयों में डायरी, ठीक है, डायरी डिस्पैच रजिस्टर का उपयोग क्या दर्शाता है। जो ऑफिस में डायरी डिस्पैच रजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लास में बताई थी कि डायरी डिस्पैच में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो पहले कह रहे हैं कि केवल कर्मचारियों के अवकाश यानी लीव के रिकॉर्ड को रखना है। दूसरा कह रहा है कि केवल मासिक स्टॉक की खरीद और खपत के रिकॉर्ड को रखता है। तीसरा कह रहा है कि केवल कार्यालय में आगंतुक यानी विजिटर्स के रिकॉर्ड को रखता है। और चौथा कह रहा है कि आने वाली यानी इनकमिंग डायरी और बाहर जाने वाली आउटगोइंग डिस्पैच सभी अधिकारी पत्राचार का रिकॉर्ड और संदर्भ बनाए रखता है। तो डायरी जो है डिस्पैच रजिस्टर का मतलब होता है कि जब कोई बंदा आएगा ऑफिस में काम करने के लिए और ऑफिस से जब छुट्टी लेकर जाएगा तो उस टाइम का रिकॉर्ड्स रखा जाता है, जैसे प्रेजेंट कब आप हुए और कितने टाइम आप ऑफिस में रहे उसके बाद गए, तो ऐसा जो होता है वो ऑप्शन नंबर तो होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है आने वाले और डायरी और बाहर जाने वाले जो है उसके रूप में ये होता है, तो डायरी डिस्पैच का उपयोग यही दर्शाता है। ठीक है, और कर्मचारियों के लीव यानी अवकाश का जो रिकॉर्ड्स होता है अलग उसकी फाइल होती है, और मासिक स्टॉक की खरीद वगैरह की अलग फाइलिंग होती है, सारी चीज़ों की अलग अलग फाइलिंग होती है। ठीक है, तो जो डायरी डिस्पैच रजिस्टर होता है उसमें जो डे बाई डे का कौन किस टाइम पे आ रहा है, कौन किस टाइम पे जा रहा है, वो सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय नियमों के तहत एक लेखा परीक्षक आपत्ति यानी ऑडिट पारा क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किए गए एक वित्तीय नियम है। दूसरा कह रहा है कि किसी कर्मचारी द्वारा यात्रा भत्ते के दावों को अस्वीकृत होना है। तीसरा कह रहा है कि एक कर्मचारी के प्रदर्शन या मूल्यांकन पर वार्षिक टिप्पणी करना है। और चौथा कह रहा है कि एक औपचारिक आपत्ति प्रश्न जो लेखा परीक्षकों यानी ऑडिटर्स द्वारा या लेखा प्रक्रियाओं में विसंगति या अनियमितताओं को उजागर करने के लिए उठाया जाता है। तो आपको पता है जो लेखा परीक्षण होता है या जो आप ऑडिट पारा होता है उसमें क्या किया जाता है कि जो भी सारी चीज़ें होती है, जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, चाहे वो नेगेटिव क्वेश्चंस हो या पॉजिटिव क्वेश्चंस हो, तो उन सारी चीज़ों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट जवाब होगा। एक औपचारिक आपत्ति प्रश्न पत्र जो लेखा परीक्षकों यानी ऑडिटर्स द्वारा लेखा या प्रक्रियाओं में विसंगतियों या अनियमितताओं को उजागर करने के लिए उठाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको सरकारी खरीद में ओपन ट्रेडिंग का सिद्धांत किस बात को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओपन ट्रेडिंग का जो सिद्धांत है, जो कंसेप्ट है, वो किस बात को इंडिकेट करता है या किस बात को सुनिश्चित करता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल महिला उद्यमियों से ही खरीद करना। दूसरा कह रहा है कि केवल एक ही आपूर्ति करता है यानी सिंगल सप्लायर से खरीदना। तीसरा कह रहा है कि खरीद के नियमों को बार बार बदलना। और चौथा कह रहा है कि खरीद के लिए अधिकतम प्रतिस्पर्धा यानी मैक्सिमम कंपटीशन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। तो ओपन ट्रेडिंग में हमने देखा था कि क्या होता है उसमें। ओपन ट्रेडिंग का जो सिद्धांत था, आज की जो आपकी क्लास हुई है सुबह में, ओपन ट्रेडिंग को आपने अच्छे से देखा। उसमें क्या होता है कि जो खरीद की यानी ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे होगा, खरीद के लिए अधिकतम प्रतिस्पर्धी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ये क्या होता है, ओपन ट्रेडिंग का मुख्य सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि कार्यालय प्रशासन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसीजर, एसओपी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एसओपी का यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मेन वर्क क्या है या महत्वपूर्ण क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला आपका ऑप्शन कह रहा है कि कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना है। दूसरा, यह सुनिश्चित करना है कि सभी फाइलें केवल एक ही व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हो। तीसरा कह रहा है कि यह परियोजनाओं के लिए अगले वर्ष के बजट का पूर्वानुमान लगाना है। या चौथा कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी दोहराए जाने वाले कार्य जैसे बिल या प्रोसेसिंग एक समान और संगत तरीके से पूरा हो। तो जो आपका जो होगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है कार्यालय में, जो ये होता है एसओपी का, तो यह सुनिश्चित करता है कि दोहराए जाने वाले कार्य जैसे बिल और प्रोसेसिंग एक समान यानी संगत तरीके से पूरे, जो बिलिंग वगैरह की जाती है, जो उनका दोहराव होता है, तो उनका आपको पता है कि अगर जो वर्क जैसे कार्यालय में अगर कोई सामान नहीं है आप खरीद के लाते हैं तो उसकी बिलिंग वगैरह को आपको रखना ज़रूरी होता है, ताकि बाद में जब ऑडिटिंग की जाती है यानी पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च किया गया तो उसको आपको सुनिश्चित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अधिकारी द्वारा किए गए व्यय को तभी वित्तीय नियमों के अनुसार माना जाता है जब वह सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत हो। तो सक्षम प्राधिकारी का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि सक्षम जो प्राधिकारी होता है उसका क्या मतलब है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कार्यालय का सबसे नया कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी होता है। दूसरा कह रहा है कि कोई भी कर्मचारी जो बिल पर हस्ताक्षर कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि वह अधिकारी जो केवल यात्रा भत्ते को मंजूरी देता है। और चौथा कह रहा है कि वह अधिकारी जिसे सरकार द्वारा नियमावली या उस विशेष प्रकार के व्यय को मंजूरी देने के लिए आवश्यक वित्तीय संपत्ति सौंपी गई है। तो जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो कौन सा व्यक्ति होता है, तो वो ऑथराइज होता है उस पैसे के लिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा। वह अधिकारी जिसे सरकार या नियमावली द्वारा उस विशेष प्रकार के व्यय को मंजूरी देने के लिए आवश्यक वित्तीय शक्तियाँ सौंपी गई हैं। जैसे जो वर्क कार्यालय का जो वर्क होता है उसमें आपको पता है कि फाइनेंशियल के लिए अलग व्यक्ति होता है, जब तक वो अप्रूवल नहीं देगा पैसा जो होता है या फंड जो होता है रिलीज नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा, एक व्यक्ति होता है जो सरकार द्वारा होता है उसे ही सक्षम प्राधिकारी कहते हैं, और इसी के माध्यम से क्या होता है कि जो फंड वगैरह जो होती हैं रिलीज होती हैं आपकी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्त सरकार के बजट नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। सरकारी वित्त में बजट नियंत्रण यानी जो बजट कंट्रोल होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आवश्यकता होने पर आवंटन को पार करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि सभी योजनाओं के लिए एक समान राशि खर्च करना। तीसरा कह रहा है कि वर्ष के अंत तक सभी आवंटित धन को खर्च करना। और चौथा यह सुनिश्चित करना है कि वे अनुमोदित बजटीय प्रावधानों का आवंटन सीमाओं के भीतर हो। तो बजट नियंत्रण का उद्देश्य क्या, आपने बजटिंग वगैरह देखी है बजट की क्लास में भी कि कैसे बजटिंग की जाती है और उसका मेन वर्क क्या होता है और क्यों उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी ही होगा, क्योंकि यह सुनिश्चित करना है कि व्यय अनुमोदन यानी बजटीय अनुमोदन के जो प्रावधानों और आवंटन की सीमाओं के भीतर, यानी पैसा कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है, इसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। तो ये रहे आपके आज के 10 प्रश्न थे आपके। अब आपको बताना है कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आपको बताना है कि आपके 10 में से कितने प्रश्नों को सही हुआ। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। और ये लास्ट क्लास थी आपकी, जो आपकी पता है कि जो प्रैक्टिस सेट्स आपकी चल रही थी, जो आपकी क्लासेस चल रही थी उसी का ये MCQs प्रैक्टिस सेट था। तो ये आपकी जो है आज लास्ट क्लास थी, आज की सुबह की जो क्लास हुई है वो भी आपकी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की लास्ट क्लास है। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जितना आप जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं एक बार रिवाइज़ करिए, 1-2 बार क्या कई बार उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करिए। क्लास के जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं कल या परसों में 1-2 दिन में के अंदर में आपकी सारी जो नोट्स है वो वहाँ पे अपलोड करा दूँगी, और वहाँ से आप जो चीज़ें हैं जो मेन उसकी पॉइंट्स है उसको याद करने की कोशिश करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट्स होगा आपके लिए, तो प्रैक्टिस करिएगा। और जो MCQs प्रैक्टिस सेट है उसको भी करिए। ठीक है, जितनी चीज़ें हैं चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी और जो भी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की क्लासेस हैं वो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो आज के लिए इतना ही गाइस, धन्यवाद।